हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। तो गाइस, जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी में से। तो गाइस, आज हम इंडियन पॉलिटी के पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स को कवर करने वाले हैं सिर्फ एक ही वीडियो में, ताकि आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द। हमसे पूछा गया है जो आइटम एजुकेशन है वो कौन सी लिस्ट से बिलोंग करता है। तो गाइज, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्करेंट लिस्ट से बिलोंग करता है एजुकेशन। गाइज भाई, तीन तरह की लिस्ट होती है। फर्स्ट होती है यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें एजुकेशन के साथ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस और भी कई सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको दो तीन चीज़ों के नाम बता दिए हैं। ऐसी हमारी एक यूनियन लिस्ट होती है और एक स्टेट लिस्ट होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। हमसे गाइस ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करता है एक पंचायती राज की संस्थान का। तो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 40 के तहत जो है हम पंचायती राज को स्थापित कर सकते हैं। और गाइस, जो पंचायती राज है ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पेपर्स में, इसकी हो जाएगी कौन से आर्टिकल के तहत हम कर सकते हैं कि जो पंचायती राज है वो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, तो इसका आंसर होगा स्टेट लिस्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमसे गाइस ये पूछा है कि कितनी लैंग्वेजेस है जिनको मान्यता प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 लैंग्वेजेस को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मान्यता प्राप्त है, कि वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और गाइस, जो ये 22 लैंग्वेजेस है ये हमारे 8th शेड्यूल में आती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, शेड्यूल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। हमसे अगर ये पूछा जो हमारे शेड्यूल है वो शेड्यूल 9 उनमें से डील्स क्या करता है, ना कि शेड्यूल 9 में क्या लिखा हुआ है। तो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी। तो गाइस, हमारे शेड्यूल 9 में ये लिखा हुआ है, कुछ सर्टेन कुछ एक्ट्स और रेगुलेशन के बारे में बताया गया है, और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, और एबोलिशन ऑफ जमींदारी को ख़त्म करने के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन। हमसे ये पूछा गया है जो मेथड है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो किसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। तो गाइज, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 368 के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मेथड जो है वो प्रोवाइड किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर। हमसे क्या ये पूछा गया है जो हमारे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डील करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी से, वो कौन से हैं ये बताना है हमें। जो आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी से डील करते हैं। तो गाइज, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 36 to 51 जो आर्टिकल्स हैं हमारे 36 से लेकर 51, ये डील करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, जो कि पार्ट 4 के अंदर आता है गाइज। जो हमारे 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल्स हैं ये पार्ट 4 के अंदर आते हैं। गाइज, हमारे ऐसे 22 पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल्स है टोटल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेवन्थ क्वेश्चन, हम नीचे जो ये क्वेश्चन खत्म होंगे, मैंने पूरे एक टेबल बना रखी है 22 पार्ट्स की, जिसमें आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे और पार्ट्स के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं आपको उसके अंदर सब मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो फिर हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, विद व्हाट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील। गाइस देखिए, जैसे ऊपर क्वेश्चन में पूछा था कि हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी बताया, बोला था कि ये इसमें ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, इसमें कौन से आर्टिकल्स आते हैं। अब यहाँ पे उल्टा कर दिया, अब हमें आर्टिकल बता दिए 5 to 11। अब हमने पूछा है कि ये किससे डील करते हैं। तो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिटीजनशिप के अंदर जो है आर्टिकल 5 to 11 आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऐसे गाइस, जो इंडियन
यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, इसके अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 4 आते हैं और जो कि पार्ट 1 में है। ऐसे ऑप्शन सी में फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें आर्टिकल 51A आता है इन पार्ट 4A, ये पार्ट लिखा हुआ है जो कि पार्ट 4A के अंदर है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आर्टिकल 51A में है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। मतलब कि गाइस हमने पूछा है कौन से आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेसिडेंट है वो महाभियोग लगा सकता है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 61 के तहत जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। ऐसे ऑप्शन गाइस ऑप्शन सी में आर्टिकल 76 में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड। अगर इनसे पूछा है कि कौन से पार्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो डील करता है वो सिटीजनशिप से, तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड पार्ट। हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट जो 22 पार्ट्स है उसमें सेकंड पार्ट जो है वो डील करता है सिटीजनशिप से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन, प्रोसीजर ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमसे गाइस ये पूछा गया जो प्रोसीजर है बनाने का लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि विधान परिषद को इन स्टेट हैज़ बीन डिस्क्राइब दिया है कौन से आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 169 में बताया गया है क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन, बाय विच नेम या नेम्स इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमसे ये बोला है कि कौन से नेम जो है यहाँ पे 4 तरह के नाम दे रखे हैं, हमें बताना है कि हमारी जो कंट्री का नेम है ये कौन सा नेम जो है मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया और भारत। गाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमारे जो नाम दिया गया है कंट्री को वो इंडिया और भारत दिया गया है, ऑफिशियल नेम इंडिया और भारत है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स हैज़ बीन गिव्स टू पंचायत अंडर आर्टिकल। ऐसे ये पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स है वो गिव्स की गई है पंचायत अंडर आर्टिकल। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 243, आर्टिकल 243 के तहत। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन, which of the constitutional provision lays down that taxes can neither be levied nor collected without the authority of law। हमसे ये पूछा गया है जो विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो बताता है हमें कि जो टैक्सेस है ना तो वो लगाए जा सकते हैं ना फिर ना ही कलेक्ट किए जा सकते हैं विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 265 हमें ये बताता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन, आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। हमसे कैसे पूछा गया जो आर्टिकल 249 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके साथ डील करता है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट। जो हमारा आर्टिकल 249 है इसमें गाइस जो बेसिकली आर्टिकल 249 है इसमें यही बताया गया है बेसिकली जो हमारी संसद है उसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है कि वो कानून बना सके। बेसिकली ये बताया गया आर्टिकल 249 में जो संसद है उसके पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स हैं जिससे कि वो कोई लॉ बना सकती है। बस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन, विच प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ऐसा नहीं बोला गया है जो हमारा 15th क्वेश्चन है कि जो हमारा जो ये पूछा गया है जो हमारा कौन सा प्रोविज़न है जो डायरेक्टली रिलेट करता है फंडामेंटल राइट से जो बताता है कि बच्चों का शोषण हो रहा है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 24 बताता है डायरेक्टली कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। हमने बताना है इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324 के तहत आता है, तो ये बिल्कुल सही है।
ऐसे जो बाकी के थे वो गलत थे, उनको काट के मैंने सही लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 145 सही आंसर है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी जो है आर्टिकल 315 से लेकर 323 के अंदर है। ऐसी ऑप्शन डी में अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 के अंदर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द इंडियन पार्लियामेंट मेक लॉ अंडर द रेजिडरी पावर्स। हमें बताना है गाइज कौन से आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है अंडर रेजिडरी पावर के। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 248। तो गाइज रेजिडरी पावर होता क्या है? गाइज रेजिडरी पावर में पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो लॉ बना सकती है किसी भी मैटर पे, बट वो जो मैटर है वो पार्ट नहीं होना चाहिए कॉन्करेंट लिस्ट का, स्टेट लिस्ट का और यूनियन लिस्ट का। हमारी जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है किसी मैटर पे, बस एक शर्त है वो जो जो भी सब्जेक्ट है जिसके वो बनाना चाहती है वो हमारी जो तीनों लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, वो उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द गवर्नर अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस हमारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं स्टेट की वो गवर्नर के पास होती है अंडर आर्टिकल 154(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके डैश में आएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 154(1). बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमसे गाइस ये पूछा जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल के तहत गठित हुई थी। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 280 के तहत जो हमारी जो है फाइनेंस कमीशन वो गठित हुई थी। तो इसके डैश में आएगा आर्टिकल 280। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 20th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल। हमें फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें बताना है कि फोर्थ शेड्यूल की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इट एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो आर्टिकल हमारा सॉरी जो शेड्यूल फोर्थ है वो बताता है वो बांटता है सीटों को काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आर्टिकल 21st क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट, अभी एक स्टेटमेंट दी गई है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंस। गाइज हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, हम बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है कौन से आर्टिकल के अंदर आती है कि जो यूनियन है उसको प्रोटेक्ट करना है स्टेट को एक्सटर्नल अग्रेशन से भी और फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस से भी। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 355। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 22nd क्वेश्चन, द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया contain special provision for the administration and control of scheduled area in several states। तो गाइज हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा स्केड्यूल जो है कंटेन करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और स्केड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स के लिए। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिफ्थ स्केड्यूल। जो हमारा फिफ्थ स्केड्यूल है वो स्पेशल प्रोविजन प्रावधान कंटेन करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और स्केड्यूल्ड एरियाज के लिए इन सेवरल स्टेट्स में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। हमसे अगर ये पूछा है कौन सा आर्टिकल जो है उसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते, निलंबित नहीं कर सकते नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को हम सस्पेंड नहीं कर सकते नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी। और गाइस हमारा जो आर्टिकल 20 है और 21 है उनमें ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 20 में लिखा गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस और आर्टिकल 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 24th क्वेश्चन,
अब ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, हमें उनमें बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये 3 स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो गाइस हमारी तो इसका मैं पहले आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और 3, मतलब कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 22 पार्ट्स, ये मैंने आपको बताया था ऊपर भी। 22 पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और 12 स्केड्यूल्स हैं, और दे आर 395 आर्टिकल्स। टोटल 395 आर्टिकल्स है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ऐसे ही ऑप्शन 3 में 9th, 10th, 11th एंड 12th स्केड्यूल वर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। जो हमारे 9th, 10th, 11th और 12th स्केड्यूल हैं वो हमारे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत जोड़े गए हैं। इसका मतलब हमारे पहले 8 स्केड्यूल थे, बाद में जो है 4 स्केड्यूल आए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये हमारी गाइस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है जिसके बारे में मैंने ऊपर ही बात करी थी, जिसमें मैंने पूरे 22 पार्ट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे डिस्क्राइब करे हैं, उनके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं वो भी डिस्क्राइब करे हैं। तो उस टेबल को ज़रूर पढ़ लेना, ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो लिख भी सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। तो गाइस हमारा जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये है, मैच करना है। हमें लिस्ट आर्टिकल्स दे रखे हैं और प्रोविजंस दे रखे हैं उनको। तो गाइज इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है गाइज 3, मतलब कि ए का 3। जो हमारा आर्टिकल 14 है वो उसका है राइट टू इक्वलिटी। फिर है 4th आर्टिकल 36 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फिर है सेकंड आर्टिकल 74 जो है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर्स। तो ये तो हमारा गाइज करेक्टली मैच्ड, ये आप याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं गाइज हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल पे, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज यहाँ पे मैं पूरे 22 पार्ट्स को डिस्क्राइब करा है, उनके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं और उनके प्रोविजंस को भी। तो मैं धीरे धीरे नीचे करूँगा, आप लिखने आए तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है स्टार्टिंग के 4, उसके बाद ये अब चलते हैं अगले पेज पर। तो ये थे हमारे गाइज पूरे 22 पार्ट्स। अब गाइज बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पे, जो मैंने इनके नीचे लिखे हैं। अंडर आर्टिकल 243 ZD क्या हमें डिस्क्राइब करता है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड। तो गाइज ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये मैंने लिखे हैं, आप इनको भी ज़रूर पढ़ना, ये मैंने ऊपर नहीं बताए थे। तो आर्टिकल 243 ZD क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ऐसे ये हमारा फर्स्ट हो गया पॉइंट। सेकंड में है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 ZJ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में बी 21। लेकिन जो आर्टिकल 243 ZJ है इसमें क्या बताया गया है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो हो सकते हैं 21। बढ़ते अगले पॉइंट पर, आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 360 में प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये गाइज मैं कुछ बाद में, ये जो आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं ये मैं लिखना भूल गया था, फिर मेरे को बाद में आया, ये भी पेपर्स में आ सकते हैं, तो आप इनको भी ज़रूर पढ़िए। तो गाइज हमारा आर्टिकल 239 है से लेकर 241। आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 241 इसमें बताया गया द यूनियन टेरिटरीज। ऐसे ही आर्टिकल 243 से लेकर 243 से लेकर 243O से बारे में बताया गया है द पंचायत्स। पंचायत के बारे में बताया गया आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। ओ में फिर है आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG, उसमें बताया गया है द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है। फिर अगला है आर्टिकल 243
ZH से लेकर आर्टिकल 243 ZT इसके अंदर बताया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। फिर अगले आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है आर्टिकल 244 से लेकर आर्टिकल 244A, इसमें बताया गया है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। फिर आर्टिकल 245 से लेकर 263 में बताया गया है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, के बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल 343 से लेकर 351 इसके बारे में, इसमें बताया गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, जो कि हमारी 22 है। अब बढ़ते हैं गाइज, दो चीज़ें हैं, लोकपाल और लोकायुक्त। तो गाइज इसके बारे में थोड़ा बताना है, तो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहले पढ़ते हैं लोकपाल के बारे में। A Lokpal is an ombudsman in India. It has jurisdiction over all members of parliament, the prime minister with certain exceptions, minister and all civil servants etc. in case of corruption. जो गाइज हमारा लोकपाल है उसको ओम्बुड्समैन बोला गया है। गाइज जो ये बोला गया है, इसके पास जो है जुरिस्डिक्शन मतलब कि एक तरह का अधिकार होता है सभी पार्लियामेंट्स के मेंबर्स के ऊपर। उसके अंदर इंक्लूड है प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और कुछ सिविल और सारे जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं हमारे, वो सारे। इन केस ऑफ करप्शन मतलब कि भ्रष्टाचार के मामले में जो लोकपाल है उनका वो उसके ऊपर वो जो है उसका अधिकार इन तीनों पे होता है, मतलब कि सारे मिनिस्टर्स के ऊपर, सिविल सर्वेंट्स के ऊपर और हमारे प्राइम मिनिस्टर तक भी। अब और अगला पॉइंट है हमारा, ये तो गैस हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब अगला पॉइंट है द अमेंडमेंट लोकपाल एंड लोकायुक्ता। हम गाइज अभी पढ़ रहे हैं लोकपाल के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे लोकायुक्त के बारे में। ये गाइज बिल आया था 2011 में, जो कि पास किया गया था बाय राज्यसभा एंड लोकसभा ऑन 17th एंड 18th दिसंबर 2013 में। गाइज जो समाजवादी पार्टी है इसने इस बिल का विरोध किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ had on the 23rd March 2019 administered the oath of office to Justice Pinky Chandra Ghosh as a country first लोकपाल। लाइक जो हमारे कंट्री के फर्स्ट लोकपाल थे वो थे जस्टिस पिंकी चंद्र घोष। तो गाइस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप पेपर से पूछ ले हमारे कंट्री के फर्स्ट लोकपाल कौन थे, तो वो थे हमारे जस्टिस पिंकी चंद्र घोष, जिन्होंने 23 मार्च 2019 को ओथ दिलवाई थी प्रेसिडेंट ने। ये हमारे कंट्री के फर्स्ट लोकपाल थे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। जस्टिस घोष 66 retired as Supreme Court judge in May 2017. He last served as member of the National Human Rights Commission। जो भाई गाइस एक कमीशन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके जो लास्ट थे जज हमारे, जो लगे जो लास्ट मेंबर थे वो थे जस्टिस घोष, रिटायर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट के जज थे इन मई 2017। ऐसे ही बढ़ते अगले पे। फॉर्मर फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सशस्त्र सीमा बल। गाइस जो हमारी सबसे पहली चीफ थी, हेड थी मतलब कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की, वो थी अर्चना रामा सुंदरम। तो अगर आपसे ये पूछ ले जो हमारी एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल, उसकी फर्स्ट वुमेन चीफ कौन थी, वो थी अर्चना रामा सुंदरम। तो गाइज ये था हमारा लोकपाल का जित पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं हमारे जो मैंने आपको बताया दूसरा लोकायुक्ता, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बुड्समैन इज टिपिकली स्कैंडिनेवियन। गाइस स्कैंडिनेवियन क्या होता है? स्कैंडिनेवियन में गाइस बेसिकली जो है कंट्री होती हैं कुछ डेनमार्क, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। द ऑफिस ऑफ ऑम्बुड्समैन हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1809 इन स्वीडन। मतलब कि जो स्वीडन में जो है इसका लोकायुक्ता का जो ऑफिस है वो 1809 में बनाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्ता एक्ट 1971 in view of the recommendation
मेक बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हेडेड बाय मोरारजी देसाई। मतलब कि गाइस जो महाराष्ट्र है ये फर्स्ट स्टेट है इंडिया की जिसने इंट्रोड्यूस करा था कंसेप्ट ऑफ लोकायुक्ता और उपलोकायुक्ता का। अगर हमसे ये पूछ ले कौन सी स्टेट थी जिसने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था लोकायुक्ता का, तो वो थी महाराष्ट्र एक्ट 1971 के तहत इन व्यू ऑफ। और गाइस रिकमेंडेशन की गई थी मेक बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो थी उसके हेड थे मोरारजी देसाई इन 1966। उनके द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी। बढ़ते अपने अगले पॉइंट पर, ये इसका लास्ट पॉइंट है और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ द वीडियो जिसका आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। द महाराष्ट्र लोकायुक्ता इंस्टीट्यूशन केम इनटू बीइंग फ्रॉम 25 अक्टूबर 1972 में। जो हालांकि जो महाराष्ट्र का लोकायुक्ता वो लोकायुक्ता का इंस्टीट्यूशन था वो आया था फोर्स में 25 अक्टूबर 1972 को। तो गाइज अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो पर। तो गाइज जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है वो है पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, मतलब कि आपको ये बताना है कि जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस से डील करता है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो का आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग कीप स्टडिंग।